देखिए ये दो बड़ी अहम तस्वीरें, भतीजे ने कर दी बगावत। एनसीपी की सबसे बड़ी बगावत है ये, जिसके कहीं ना कहीं नेता बनकर उभरे हैं अजीत पवार। चाचा और भतीजे के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जाएंगी, खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब चाचा दिखाएंगे अपना पुराना अंदाज। तो देखिए ये 18 अक्टूबर 2019 को शरद पवार ने, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने किस तरह से ये जोरदार भाषण दिया था बारिश में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उस वक्त सबने लोहा माना था। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता है शरद पवार को, लेकिन उनसे ये भूल कैसे हो गई? इतनी बड़ी बगावत को शरद पवार आखिर भांप कैसे नहीं पाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पंकज झा भी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, इसका जवाब है कुछ? देखिए समीर, घड़ी से याद आया समय का, और पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। अजीत पवार को जो कहना था, करना था, वो कर दिया उन्होंने। हाँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तस्वीर में देखिए, एक तरफ छगन भुजबल, एक तरफ प्रफुल्ल पटेल, जिस प्रफुल्ल पटेल को कहा जा रहा था शरद पवार के बिल्कुल राइट हैंड है। बात वहीं से खराब हुई थी जिस दिन ये हुआ था कि राजनीतिक विरासत महाराष्ट्र की उन्होंने सुप्रिया सुले को दे दिया। अजीत पवार को तो सुन लिया हमने, लेकिन पुणे में शरद पवार है, वो आखिर क्या करते हैं? चूंकि शरद पवार ने राजनीति के बहुत बड़े उलटफेर देखे हैं, और जो अभी बारामती की तस्वीर दिखा रहे थे उसी की एक वानगी है। अब शरद पवार क्या करते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि जो अभी राहुल देव जी चर्चा कर रहे थे, वो मामला एकनाथ शिंदे का, वहां थोड़ी सी होमवर्क में कमी रह गई थी। लेकिन अजीत पवार जो होमवर्क किया उन्होंने बहुत मजबूत किया है। 54 विधायक है, 36 की जरूरत होती है इसमें आपको पार्टी से अलग होने की, एक नया धड़ा बनाने की। वो 36 की संख्या वो पार कर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहां मामला थोड़ा सा अलग है। उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है कि आखिर ये जो उनका दावा था कि पार्टी उनकी है, घड़ी उनका है, पार्टी पर उनका कब्जा रहेगा, तो सारा होमवर्क करके आए हैं। अब शरद पवार क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है शरद पवार साहब के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी कि शरद पवार जब सामने आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अजीत पवार को तो हमने सुन लिया है। राहुल देव सर, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब एक केस स्टडी बनकर उभर रही है, क्योंकि 2019 से लगातार जो घटनाक्रम होता आ रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि एक केस स्टडी के तौर पर इसे पढ़ा जाएगा कि सत्ता में बने रहने के लिए और किसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए केस स्टडी कोई है तो महाराष्ट्र। हाँ बिल्कुल, केस स्टडीज भारत में बहुत है, लेकिन महाराष्ट्र की एक बिल्कुल ही अलग और अपने तरह की अनूठी केस स्टडी बन चुकी है। तो महाराष्ट्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये तो बिल्कुल मतलब एक जो सत्य बताता है राजनीति का चरम सत्य, वो ये कि अंतिम लक्ष्य और सब कुछ, हर चीज का प्रयोजन कोई सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, केवल सत्ता और शक्ति होती है। तो आज के घटनाक्रम ने भी यही सिद्ध किया है कि वो एनसीपी और एनसीपी के जितने लोग इसमें आए हैं, जो अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं, इनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कभी भी, जो लगातार एक पार्टी में रहे हैं। तो महाराष्ट्र की क्या कह लें, आज की भारतीय राजनीति में अब पार्टी बदलना कोई उतनी बड़ी बात रह नहीं गई है। ये सब के सब आप देखेंगे, इनका इतिहास उठाइए तो सब आपको कई अलग अलग पार्टियों में रह चुके मिलेंगे। तो अब अंतिम बात यह है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अधिकांश लोगों को कोई भविष्य नजर नहीं आता। इस समय देश में किसी के सामने, चाहे वो महाराष्ट्र में विधानसभा का मामला हो नहीं, या लेकिन राहुल जी, दूसरी तरफ से बात की जाती है सहानुभूति की लहर की। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट बार बार इसका जिक्र करता है, और अब आसार ये जताए जा रहे हैं कि शरद पवार की तरफ से भी ऐसा ही कुछ जिक्र होगा। इसका कितना असर पड़ेगा चुनावों पर, और असली परीक्षा क्या जनता की अदालत में होगी?